हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में मैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, व्यवहार के जैविक आधार। ये जो चैप्टर है ये आपका सेकंड चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग। व्यवहार के जैविक आधार फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान के उपागम और मनोविज्ञान की विधियाँ कराई थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यवहार के जैविक आधार। जैविक आधार से मतलब है कि मनोविज्ञान क्योंकि व्यवहार का अध्ययन करता है, तो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें शरीर का अध्ययन करना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो शरीर में, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और जैसे मस्तिष्क में या नर्वस सिस्टम में, हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम, उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और तो व्यवहार को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि कोई व्यवहार करते समय हमारा स्नायु तंत्र किस तरह से काम करता है और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए व्यवहार के जैविक आधारों को समझना, जैविक आधारों को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, स्नायु मंडल के बारे में। क्योंकि जैसे मान लीजिए क्रोध का व्यवहार व्यक्ति जब करता है तो क्रोध का व्यवहार करते समय उसके कुछ बाहरी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। मुख मुद्रा बदल जाती है, आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं और किसी व्यक्ति को देखकर ही आप बता सकते हो कि उस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है। ये तो हो गए बाहरी परिवर्तन, लेकिन कुछ परिवर्तन शरीर के अंदर भी होते हैं। जैसे उस समय उसकी हृदय गति तेज हो जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है और भी बहुत से रासायनिक परिवर्तन मस्तिष्क में होते हैं। तो इन परिवर्तनों को जानने के लिए या कोई व्यवहार करते समय व्यक्ति के अंदर, उसके स्नायु मंडल में, उसके मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इसको समझने के लिए उसकी संरचना को भी समझना आवश्यक है। तो व्यवहार के जैविक आधार में जो न्यूरॉन है, सबसे पहले हम देखेंगे स्नायु किसे कहते हैं, स्नायु के कौन कौन से प्रकार हैं, स्नायु के क्या कार्य हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो मानव शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। इन कोशिकाओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ग्राहक कोशिका जो वातावरण में उद्दीपक को ग्रहण करती हैं और विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न करती हैं। दूसरी है संवाहक कोशिका, जो ग्राहक कोशिका द्वारा उत्पन्न जो शक्ति है या जो संवेदना है उसको ग्रहण करके उसे तंत्रिका आवेग में परिवर्तित करती है और यह तंत्रिका आवेग मस्तिष्क में जाता है और वहाँ से पलटकर किसी प्रभावक या ग्राहक कोशिका में आता है। तीसरी जो कोशिका है वो है प्रभावक कोशिका, जिसमें कोई क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से संपूर्ण कोशिकाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर है, संपूर्ण शरीर नाड़ियों का एक जाल है, एक पूरा जाल सा फैला हुआ है जिसे तंत्रिका तंत्र कहा गया है। तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम न्यूरॉन या स्नायु कहते हैं। अब इस स्नायु की संरचना किस प्रकार से होती है इस बारे में हम देखेंगे। स्नायु के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: वृक्षतंतु, जीवकोश, अक्षतंतु। सबसे पहले हम देखेंगे वृक्षतंतु किसे कहते हैं। स्नायु की अगर हम संरचना देखें तो स्नायु की संरचना में सबसे पहले जो वृक्षतंतु है, हमारे पूरे शरीर में कम से कम पूरे मानव शरीर में 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं और इसमें से 10 अरब केवल मस्तिष्क में हैं। और प्रत्येक स्नायु में यह क्षमता होती है कि नाड़ी आवेग को अपनी पूरी लंबाई तक प्रवाहित कर सके और इस आवेग को दूसरे स्नायु मांसपेशी तक, ग्रंथि तक पहुंचा सके।
और स्नायु की लंबाई 1/10 मिलीमीटर से कई फीट तक हो सकती है। न्यूरॉन की अगर हम संरचना पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि इसके जो पार्ट हैं वो कई पार्ट हैं। जैसे पहला है जीवकोश, या जिसको सेल बॉडी भी कहते हैं। जीवकोश, न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका में भी एक कोशिका शरीर होता है, सेल बॉडी होती है। इस कोशिका शरीर को जीवकोश भी कह सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जीवकोश है। इस कोशिका की संरचना शरीर की अन्य कोशिकाओं के समान ही होती है। इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके मध्य में जीवकोश का केंद्र होता है और जिसको हम केंद्रक कहते हैं। झिल्ली और केंद्रक के बीच एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका शरीर और जीवकोश न्यूरॉन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें से होकर प्रत्येक स्नायु आवेग गुजरता है और अक्षतंतु तक पहुंचता है, और उस अक्षतंतु से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के वृक्ष तंतु तक पहुंच जाता है। दूसरा जो भाग है वो है अक्षतंतु। अक्षतंतु या एक्सोन जीवकोश के चारों ओर एक छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं और जिन्हें वृक्ष तंतु कहा गया है। अक्षतंतु जहाँ कोशिका को छोड़ता है वहाँ यह कुछ मोटा हो जाता है। इसे अक्षतंतु की पहाड़ी कहते हैं। अक्षतंतु प्रायः एक आवरण से घिरा होता है जिसे माइलोन आवरण कहते हैं, और माइलोन आवरण जगह जगह पर दबा हुआ होता है। इसका आकार ऐसे बिच्छू की दुम के समान होता है। अक्षतंतु और वृक्षतंतु में अंतर यह है कि वृक्षतंतु में अनेक शाखाएं निकली हुई होती हैं। जैसे ये पूरा वृक्षतंतु है, जबकि अक्षतंतु में केवल एक शाखा होती है, और किसी अक्षतंतु में दूसरे न्यूरॉन का अक्षतंतु आकर मिलता है। इस तरह से दूसरे वृक्षतंतु का एक्सोन यहाँ आकर मिलता है। चित्र से आप ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये न्यूरॉन की संरचना होती है। प्रत्येक न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और तंत्रिका आवेग को एक स्नायु से दूसरे स्नायु तक पहुंचाने का काम करता है। अब अगर हम न्यूरॉन के प्रकार देखें तो न्यूरॉन के कई प्रकार हैं। जैसे ज्ञानवाही स्नायु, क्रियावाही स्नायु और संयोजक स्नायु। इस तरह से ये 3 तरह के स्नायु होते हैं। ज्ञानवाहक जो स्नायु हैं वो होते हैं जो तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके अथवा ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं अथवा सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचाते हैं। इस न्यूरॉन के वृक्षतंतु ज्ञानेंद्रियों की ओर होते हैं, और जो अक्षतंतु हैं वो सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क की ओर होते हैं, जिससे कि जो वृक्षतंतु हैं वो ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करके संवेदना को आगे सुषुम्ना और मस्तिष्क तक पहुंचा सके। अक्षतंतु अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं चित्र में। दूसरा है क्रियावाही स्नायु या मोटर न्यूरॉन कहते हैं इसको। क्रियावाही स्नायु जो स्नायु होते हैं ये तंत्रिका आवेग को सुषुम्ना और मस्तिष्क से हमारे ग्राहकों अथवा मस्तिष्क या ग्रंथियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति कोई क्रिया कर पाता है। तो क्रियावाही स्नायु में वृक्षतंतु की मात्रा कम होती है। ये क्रियावाही स्नायु शरीर के अन्य भागों के अलावा मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में भी पाए जाते हैं।
इसके बाद तीसरा जो स्नायु का प्रकार है वो है संयोजक स्नायु। संयोजक स्नायु कोऑर्डिनेटिंग। संयोजक स्नायु से मतलब है वो स्नायु जो दो स्नायुओं को जोड़ता है, संयोजन करता है। संयोजक स्नायु मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं, शरीर के और किसी हिस्से में ये नहीं पाए जाते। इनका कार्य विभिन्न स्नायुओं को जोड़ना है। ये न्यूरॉन ज्ञानवाही न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके क्रियावाही स्नायु में छोड़ देते हैं। इस प्रकार संयोजक जो न्यूरॉन है ज्ञानवाही न्यूरॉन और क्रियावाही न्यूरॉन के बीच संयोजक का काम करते हैं, इसलिए इन्हें साहचर्य न्यूरॉन भी कई बार कहा गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रकार हो गए कि किस तरह से जो न्यूरॉन है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संरचना किस प्रकार से होती है। चित्र में आपको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन के कार्य अब कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।